हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल और स्वागत करता हूं आपका सरफेस्ट ऑडियो बुक में। इस चैनल के ऊपर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स अपलोड करता हूं, फुल ऑडियो बुक और साथ में पार्टीशन। यह है रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 10। शुरू करते हैं। अपने अमीर डैडी की यह आवाज़ भी सुन सकता था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया। अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थी, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए। कटौती वाले तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नज़र आ रहा था। कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखे तो यह उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, परंतु मेरे साथ नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैंने एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी और वहाँ किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे लगा कि वहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज़्यादा जेरॉक्स की मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेची, मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला। हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतनी ही ज़्यादा कटौतियाँ हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज़्यादा और कड़ी मेहनत करने लगा। 1978 तक मैं सेल्स में टॉप 5 की लिस्ट में आ चुका था और उसके बाद नंबर 1 भी बन चुका था। मैं चूहा दौड़ से तो बहुत जल्दी ही बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में निवेशन करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे को नॉक करने की ज़रूरत नहीं थी। आमिर रेड्डी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्द ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद ली। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपनी कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपनी कमीशन संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर एक डॉलर बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज़्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वह भी टैक्स चुकाने से पहले। मैंने जेरोक्स के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सका था और कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूँगा, फाइनेंशियली फ्री होने की राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियली सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सीखता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 वो है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहूँगा। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे, उतनी ही ज़्यादा सूक्ष्मता की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों की महल की तरह ढह जाएगा। यह बातें मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता ज़रूरी है। फाइनेंशियली साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों को और मजबूरियों को पहचान सकते हो। नंबर 2 निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इनमें तकनीकों, रणनीतियों और फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है। यह माइंड का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है,
जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वे जटिल होती है। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो एल्मो डॉल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए यह सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट कैरेक्टर जैसी थी, जिसे क्रिसमस से पहले बच्चों में खूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसको खरीदना चाहते थे और उन्होंने अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इससे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद यह बाजार से गायब हो गई। तो कई लोग ये सोचने लगे कि कंपनी ने जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में बहुत भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया था। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों ने दूसरे खिलौने बनाने वालों को इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी वह दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई और दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र को बढ़िया उदाहरण है। यही बात है स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजार पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोट वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के फायदों में और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी और छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज़्यादा होता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। 1. टैक्स लाभ। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीज़ों करता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सा रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो जाए। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है उतना करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। उदाहरण के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा यह है कि घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है और कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय है और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने से पहले किए जाते हैं। दूसरा, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिट से अपनी ज़्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो यह पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उसे अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज़ को नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यवर्गीय लोग हर चीज़ के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वह सरकार को अपने साथी नागरिकों के हाथों में अपनी संपत्ति को खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं यह कहूँगा कि अगर आपके पास किसी तरह का वैध संपत्तियाँ हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फ़ायदों
और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो इनके फ़ायदे के बारे में विस्तार से बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए ज़रूरी सीढ़ियों को भी समझाती है। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है थिंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक कॉरपोरेशन की ताकत और बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियली आईक्यू दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। संक्षेप में, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियली रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों को चारों तरफ से कॉरपोरेशन का कवच में लपेटने के लिए बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं। रिच डैड पुअर डैड, आपका दिन अच्छा हो। अध्याय 6, सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद कर दिया और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कार्यक्रम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनके नए खोज की बहुत मांग थी क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी। इसलिए वे उस समय नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा वह उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वह पूरे पैकेज का $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने सुनते ही त्योहारियाँ चढ़ा लिया और प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज़्यादा है। बाकी इतिहास है। खरबों डॉलर के उद्योग का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में एक खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक जाति कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गार्डों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वह मालिकों से यह विनती कर सके कि उसे नौकरी से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे यह डर भी था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। कैमरा उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा था और पूरी दुनिया उसे देख रही थी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इससे मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से व्यावसायिक रूप से पढ़ा रहा हूँ। यह एक बहुत अच्छा अनुभव और पुरस्कार रहा है। यह एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिनमें से मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज़ हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज़्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली ज़िंदगी में अच्छे नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस और जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व चाहे तो किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज़्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के अंदर चरित्र का दूसरा भी एक पहलू होता है जो अपने घुटने टेक कर ज़रूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। मरीन कॉर्प्स अलेक्जेंडर के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अतरंग जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना कि आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। यह देखकर मुझे दुख होता है
कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे, परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली ज़िंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में अपने फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान भी ज़रूरी है और साहस भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी कक्षाओं में विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ मैं कि वे खतरे लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल दे। कुछ लोगों के लिए यह सिद्धांत काम करता है, जबकि कईयों को ये डरावना लगता है। मैंने यह भी जाना है कि ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे भी सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल आईक्यू के विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों विकसित करूं? और मैं जवाब देता हूं, केवल इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प हो। हमारे आगे बहुत बड़े परिवर्तन खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस अध्याय के शुरू में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी तरह से कई ऐसे और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी अधिक सफल कंपनियां भी बनेंगी। और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ को निकालने की बहुत सारी घटनाएं भी होंगी। तो आपको फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए, इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हो। परंतु मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि आज का युग सबसे ज़्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूँ कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहूं, न कि सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ने के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद रखते हुए यह कहेंगे कि कितना ज़्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और रोमांच भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप अपने आगे बहादुरी से बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने सिद्धांतों को जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास ज़मीन थी उसके पास संपत्ति थी। फिर फैक्ट्रियां आई, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई थी। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा और जल्दी सूचना आती है वह अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाशित गति से उड़ रही है। इस नई संपत्ति की सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता जिस तरह ज़मीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज़्यादा तेज और नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों का संघर्ष करते देखता हूँ और प्राय ज़्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूँ, जो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वह चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो। वह परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी नौकरी छूट गई, घर बिक गया और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था और अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि वे समस्या का कारण हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते कि जो विचार पुराने ज़माने में संपत्ति था वह आज इसलिए नहीं है क्योंकि ज़माना आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो से शिक्षा दे रहा था। एक मेरा दोस्त किसी अपने को साथ लेकर आया ताकि वह भी सीख सके। दोस्त की दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके हाथ पूरी तरह से जल गए थे और अब वो कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। इस खेल को इस तरह से बनाया गया है
ताकि लोग ये सीख सके कि पैसा किस तरह से काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच का कैश फ्लो होता है और किस तरह पैसे की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ लोग इसे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर तो खो दिया। शुरुआती राउंड में उसने एक डूडेड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वो बहुत खुश हुई, अरे मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके मित्र ने बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं तो वह कुंठित हो गई, क्योंकि उसे गणित जरा भी पसंद नहीं था। बाकी खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतजार किया जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक जब उसने यह जान लिया कि आंकड़े किस तरह से काम करते हैं तो उसे जानकर ये झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वह डाउनसाइज हो गई, उसे एक बच्चा भी हो गया। यह उसके लिए भयानक खेल साबित हुआ। कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है। वह कक्षा में निवेश के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल में इतना ज़्यादा समय बर्बाद किया जाता है। उसके फ्रेंड ने उसे यह समझाने की कोशिश की थी कि वह अपने भीतर झांक के देखे, क्या यह खेल उसे किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है। कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया गया और वह वापस चली गई। 1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूँ। स्कूल में ज़्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र को जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ होती थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। यह एक तत्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय खेल यह व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया। उसने कहा कि उसकी मित्र अब शांत है। शांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी संबंध महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसके पास थी। वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मज़ा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल डूडेड ही इकट्ठे किए थे। उसने महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पाई थी। उसका यह मानना था कि पैसे गेले का हिसाब किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। अब उसे यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी और आखिरी के 5 साल में उसके पति ने उसे पैसे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से नाराज़ थी कि उसे यह पता नहीं चला कि पैसा कहाँ गया और यह भी पता नहीं चला था कि उसकी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड गेम की तरह ही दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट पर उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकोड़ा बल्कि कोई और चीज़ फैल गई है। कैश फ्लो नामक यह खेल
हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया था। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करता है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं तो यह आपको कर्ज में डाल देता है। तो सवाल यह उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं। यही खेल का लक्ष्य है, खिलाड़ियों को सोचना और सीखना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चूहा दौड़ से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती और जिन्हें प्राय निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्राय रचनात्मक होते हैं और वो सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें ज़्यादातर असली ज़िंदगी में आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली ज़िंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वो मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वो जिस तरह कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक ही विकल्प था, वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यह हुआ कि वो अभी जो काम कर रहा है वो उसकी योग्यता के बहुत नीचे का काम है और इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को शिकायत करते हुए सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे, इसलिए वे जहां तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असल ज़िंदगी में भी ऐसा करते हैं। वे बैठकर सही मौके आने का इंतज़ार करते हैं। मैं लोगों को सही मौके आने वाले कार्ड का इंतज़ार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे शिकायत करते रहते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वो चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान अवसर आने वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता भी नहीं होता कि वह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को देख नहीं पाते। वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में वे फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका उनके सामने पड़ा मिलता है, परंतु वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है तो आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस अवसर का लाभ कैसे उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यही एक फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है इससे हमारा ज़्यादा साहूकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपकी अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो आपकी किस्मत खुद बनाता है। आप जो होता है वो होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं।
बहुत कम ही लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं। जिस तरह से पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज में गाड़ी निकालने के पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हो। जब हम छोटे थे तब अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कहना था। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है तो आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज़ नहीं है तो फिर क्या है? माइक और मैं उनसे यह सवाल पूछते थे। पैसा वह है कि जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे कोई अच्छी तरह से परीक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत कि 300 साल पहले के राजा रानियों ने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अनपढ़ व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का ही सहारा लेते हैं। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बन जाते हैं और कुछ नहीं से मेरा मतलब बिना पैसे के लेन देन के यह अनुबंध द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पर पल में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियली प्रतिभा को क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेज़ी से धन कमाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसके लिए विकसित करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया में सबसे तेज़ी से और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूँ और अपने छोटे तरीकों से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ। और ऐसे युग का जहाँ इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज़्यादा रोमांच है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ होना नहीं चाहता। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं ताकि 40 सालों में आप भी करोड़पति बन जाएं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, एक विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह अपने पैसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए एक यह आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफ़ी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउस में फंसा हुआ था। मेरे पास नकद पैसा नहीं था क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था।
मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास 10 लाख डॉलर से भी ज़्यादा नकद थे जो तेज़ी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयानक। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें बता सकता हूँ। वह घर जिनकी कीमत कभी 1 लाख डॉलर होती थी, अब वो 75,000 डॉलर में मिल रहे थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदी करने के बजाय मैं दिवालिया के वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदी करना शुरू कर दिया। इन जगह पर 75,000 डॉलर का घर 20,000 या उससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से 2,000 डॉलर का लोन लिया। 90 दिनों के उस लोन पर ब्याज 200 डॉलर था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि 75,000 डॉलर का घर केवल 60,000 डॉलर में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा। संभावित खरीदारों का छांटा गया और एक बार मकान की कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाज़त दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने 2,500 डॉलर की प्रोसेसिंग फ़ीस मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी नामांतरण की कार्यवाही शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र से 2,000 डॉलर के कर्ज में 200 डॉलर का ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। वह बहुत खुश था। घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने 20,000 डॉलर में खरीदे गए घर को 60,000 डॉलर में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में 40,000 डॉलर जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्यवाही में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। हेलो दोस्तों, इस ऑडियो बुक का पार्ट 10 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पार्ट 11 के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको चाहिए तो फुल ऑडियो बुक भी चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। धन्यवाद।